अगर हम लोगों को ज्यादा चैलेंज करते हैं तो वो ऑफेंड हो जाते हैं, कम करते हैं तो वो हमें भूल जाते हैं, याद ही नहीं रखते। बट आपको पता है कि लोगों को कैसे सही मात्रा में चैलेंज करना है। ओके तो ये समझ नहीं है कॉम्प्लीमेंट है कि क्या है, बट ठीक है। तो ये हमारा आज के गेस्ट, जिनको लोगों को सही मात्रा में चैलेंज करना आता है, इसलिए पूरे सोशल मीडिया पे एकदम वायरल है। थैंक यू सो मच रिया, वापस बुलाने के लिए। फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो जाके देख लो। हाँ, मिलियन क्रॉस कर चुका है। बट चलो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। सो आप मुझे बताओ, अभी स्टॉक मार्केट इतना क्यों गिर रहा है? ये तो इतना प्रिडिक्टेबल भी नहीं था जो अभी हो रहा है। और सब एकदम घबराए हुए हैं कि अब दोबारा से कब हमें रेस देखने को मिलेगा। प्लस क्या अभी राइट टाइम है इन्वेस्ट करने का या अभी और गिरेगा? यार सच बताओ तो 2025 की अगर मैं प्रिडिक्शन करता हूँ, लोगों की हालत टाइट हो जाएगी स्टॉक मार्केट में। बेसिकली अभी तक जिस तरह का फॉल उनने सोचा भी नहीं होगा उस तरह का फॉल होगा। अच्छा। हाँ, मतलब लोगों की पैंटें खुल जाएंगी टेक्निकल टर्म्स में अगर मैं कहूँ। स्टॉक मार्केट इतना बुरी तरीके से गिरेगा 2025 में। अब आप लोग पूछोगे क्यों, ऐसा क्यों होगा, पहले वो समझते हैं। बहुत सिंपल सा कॉमन सेंस हम इस चीज पे लगाते हैं कि रिया, अगर हम देखते हैं 2020 के पहले टोटल नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट जो रहते थे वो 4-5 करोड़ के आसपास थे। अभी हम देखते हैं 17 करोड़ हो रहे हैं, 17 करोड़। तो ये बेसिकली ऑब्वियस सी बात है कि ये अचानक से 2020 से 2024 में जो इन्वेस्टर अवेयरनेस बढ़ा है बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंसर्स एंड एवरीबडी, तो कहीं ना कहीं न्यू टाइम इन्वेस्टर्स हैं। तो ये न्यू टाइम इन्वेस्टर्स ने देखा ही नहीं है बेयर फेज क्या होता है। बेयर मतलब जब मार्केट बहुत टाइम तक नीचे रहता है, कंसोलिडेट करता है और कुछ रिटर्न्स नहीं देता है। अभी तक इन लोगों ने वही देखा है कि भाई कहीं पर भी मतलब आलू डालो सोना निकलेगा, बस वही देखा है 2020 से 2024। तो पहली चीज क्या होती है कि ये लोग तब तक नहीं डरते, ये जो नया इन्वेस्टर होता है ये तब तक नहीं डरता जब तक 2% 3% मार्केट गिरता है। जैसे ही 6% गिरता है वो सारे इन्फ्लुएंसर्स को डीएम करता है। जैसे ही 10% गिरता है उसकी हालत टाइट हो जाती है, वो सोचता है और एवरेज कर लूं, पूरी सैलरी लगा देता है। और जिस दिन 15% गिर जाएगा वो पैनिक में आके कि भाई अब तो हो सकता है इधर मार्केट खत्म है, वो सारी चीजें बेचता है। तो पहली चीज वो होती है। जब ये लोग बेचना शुरू करते हैं तो एक चीज होती है मार्जिन कॉल। अब मार्जिन कॉल क्या होता है कि एट प्रेजेंट मार्केट में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो बहुत ज्यादा बोरोड फंड से भी इन्वेस्ट करते हैं अभी। तो अगर किसी की आमदनी मान लो 20,000 रुपीज की है, उसने 40,000 के स्टॉक्स खरीदे हुए हैं, इंटरेस्ट दे रहा है, जब तक ऊपर जा रहा है तब तक तो मजे ही मजे, जैसे ही वो गिरेगा तो हालत टाइट। तो अभी क्या हो रहा है कि बेसिकली आप देखोगे कंपनीज के जो क्वार्टर रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, तो क्वार्टर बेकार जा रहा है, इसलिए लोगों को क्वार्टर लेना पड़ रहा है। सिंपल, मतलब फैक्ट है ये वाली चीज। तो प्रॉब्लम ये ऐसी एस्केलेट होंगी, ये सारी चीजें जब मिल जाएंगी तो लोगों ने बेयर फेस देखा ही नहीं है तो फर्स्ट टाइम देखेंगे। अच्छा, और एक है कि हमारे मार्केट में मैक्सिमम जो ट्रेडिंग होती है वो इंसान कर ही नहीं रहे। ओके। मशीन्स कर रही हैं, एल्गोस जो बोलते हैं ना वो कर रहे हैं। मशीन्स के इमोशंस नहीं होते। तो मशीन में अगर लगा हुआ है कि भाई अगर 20 रुपीज की चीज 15 पे आ गई है तो बेच दो, तो बहुत सारी मशीन्स 15 पे बेच रही हैं। 15 पे जब बहुत सारी बेचेंगी तो अचानक से 13 आ जाएगा। कुछ मशीन्स 13 पे लगी होंगी, फाइनल मशीन्स 10 पे लगी होंगी। तो आप सोचो 20 रुपीज की चीज अगर एक एक वीक के अंदर 8 रुपीज पे आ गई तो परसेंटेज वाइज कितना बड़ा डैमेज हो गया। तो डर के मारे लोग और बेचेंगे। और एक चीज आप देखिए, सैडली हमारी गवर्नमेंट की तो नहीं कहूंगा बट इन जनरल जो पॉलिसीज आ रही हैं दे आर नॉट दैट फ्रेंडली, बी इट फॉर बिजनेसमैन, बी इट फॉर खुले जबान से कोई बोलता नहीं है क्योंकि सबकी फटती है, सिंपल सी बात है। बट ये फैक्ट है। द बेस्ट वन, टैक्सेशन पॉलिसीज की बात, एवरीथिंग, टैक्सेशन, मार्जिन पॉलिसीज। टैक्सेशन पे तो हम चाहिए तो आप बोलोगे तो हम बात भी करेंगे इन द कॉन्वर्सेशन। तो ये सारी चीजें जो हैं, अमेलगेमेशन जो हो गई, और दूसरी चीज है फेड ने आके झटका दे दिया है। तो पहले, अब मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहूंगा, काफी न्यू कमर्स भी होंगे जो इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने क्या करा है कि जो मार्केट के एक्सपेक्टेशंस रहते थे रेट कट को, उसको पूरी तरीके से बदल दिया है। जो होना था वो नहीं हो रहा है। सो ये ना इतिहास में वैसे एक गवाह है, आप हिस्ट्री जाके देखेंगे कि मार्केट में जैसे रेट कट की बातें होनी शुरू होती है लोगों को लगता है पॉजिटिव है, लेकिन आप हिस्टोरिकल चार्ट जाके देखोगे तब तो मार्केट का सबसे बड़े फॉल्स आने शुरू हो जाते हैं। तो मार्केट ने बहुत बड़ा पैनिक देखा ही नहीं। तो 2025 आप लिख के रख लो, ऐसा टाइम आएगा जब लोग रोने बैठ जाएंगे अगर वो बोरोड फंड से ट्रेड कर रहे हैं, जो कि बहुत लोग कर रहे हैं, अगर उनको अपना रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता और अगर उन्होंने सही टाइम पे सही जगहों से एग्जिट नहीं लिया तो स्टॉक मार्केट के तो। बट दैट ब्रिंग्स टू द क्वेश्चन जो आपने सेकंड क्वेश्चन पूछा कि क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करें। मैं हमेशा कहता हूं कि भाई लॉन्ग टर्म में जो पैसा बनता है वो दिवाली पे नहीं बनता, दिवाले पे बनता है। जब सबका दिवाला निकलेगा ना तब आप बैठ के इन्वेस्ट करते जाओ। अब आप सिंपल से बताओ, आपको जब शॉपिंग करनी रहती होगी ऑनलाइन, तो बहुत कम, जितना भी इंसान के पास पैसा हो ना, हम हैं इंडियंस,
हम लोग वेट करते हैं बिग बिलियन सेल का, करेक्ट, कि कब आएगा वो अमेजोन का सेल या ये। तो जब हम उस चीज का वहां पर वेट कर रहे हैं टू बाय मोर, दैट शुड बी सेम इन द स्टॉक मार्केट ऑल्सो। तो जो सेंसिबल लोग होंगे वो इस टाइम पे अपने SIPs बढ़ा देंगे। और एक चीज जो करने वाले हैं लोग, वो ये चीज होगी, जो 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 मैक्सिमम लोग हैं जो पैनिक में आ जाएंगे, वो तो कहीं ना कहीं, क्योंकि ना एक टर्म है जो कम लोगों को पता होगा, उसको कहते हैं अनइंटेंडेड इनफ्लोस। इसको सिंपल सा समझते हैं। अगर आपके जो फ्रेंड सर्कल है जो काफी जॉब करते होंगे, करेक्ट, आप उनसे पूछोगे कि यार आपकी सैलरी कहां जाती है, तो बोलेंगे सेविंग, फिक्स डिपॉजिट और SIP जा रही है। बहुत लोग बोलते हैं, करेक्ट। अब उनसे पलट के पूछना, अच्छा तुम्हारे SIP है, कौन से फंड में जा रही है, आधे लोग वही नहीं जवाब दे पाएंगे। फिर आप पूछोगे अच्छा उसका फंड मैनेजर कौन है, आधे उधर फेल हो गए। फिर उसके बाद पूछोगे अच्छा किस तरह की चीजों में डालना है, आप हाइब्रिड में डाल रहे हो, आधे उसमें फेल। और अगर आपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स पूछ लिया तो फिर बोलेंगे अरे तुम ज्यादा ज्ञान मत झाड़ो, रहने दो, करेक्ट, नहीं पता होगा। ये होता है अनइंटेंडेड इनफ्लोस, मतलब इंटेंशन है नहीं बट हमको कहां पैसा डालना हमको पता ही नहीं है, तो हमारा वो चल रहा है। तो ये अनइंटेंडेड इनफ्लोस जो चलते रहेंगे, ये लोग ना सुनी सुनाई बातों पे चलते हैं। द मोमेंट दे विल गेट टू नो, तो कहीं ना कहीं यार रुक जाओ, अभी और मत डालो, नेगेटिव दिख रहा है, पहले तो 15% प्लस था, अभी तो 8% ही दिख रहा है, मतलब अब राइट टाइम में डालने का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स exactly. के लिए। तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को उस टाइम पे पढ़ाना चाहिए। तो अभिषेक करके 2025 की स्टॉक मार्केट टिप क्या रहने वाली है, और आप अपने लिए क्या स्ट्रैटेजी यूज करने वाले यार मेरा सिंपल सा है, आई एम एक्सपेक्टिंग 2025 में मैसिव क्रैश आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ स्टार्टिंग में ही आ जाएगा, ये अभी जो गिरा हुआ है हाल फिलहाल में जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। ऊपर से लेके हम अभी 12-13% आए, हम लोग बोलेंगे 12-13% भी कम है। यस, अभी मैं बता रहा हूं, आई डोंट नो व्हेन दिस वीडियो विल गेट रिलीज, आई थिंक वेरी सून। थोड़े टाइम के लिए मार्केट ऊपर जाएगा, स्टेबलाइज करेगा, टाइम पास करेगा, ऊपर नीचे लोगों को बोर करेगा। अच्छा, उसके बाद वो डिप नहीं होगा, वो जो सब खुल जाएगा वो वाला है। तो उसमें लोग रोना शुरू कर देंगे। और अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि किसी के एस्ट्रोलॉजर ने कहा है कि ये होगा, किसी के भविष्य वाले ने कहा है ये होगा, किसी तांत्रिक ने कह दिया ये होगा। तो भाई देखो, कब जाएगा एग्जैक्ट डेट ये सिर्फ दो ही जन बता सकते हैं। स्टॉक मार्केट कब कहां जाएगा उसकी एग्जैक्ट डेट दो ही लोग बता सकते हैं, एक है भगवान और एक झूठा इंसान। तो एग्जैक्ट डेट कोई नहीं बता सकता, इसलिए मैंने उस पूरे ईयर को काउंट किया हुआ है 2025, बिकॉज दीज थिंग्स टेक टाइम। एंड एक और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग, जस्ट टू एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट, क्या होता है कि दो बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट में, एक होता है DII, एक FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब जो म्यूचुअल फंड जिसमें आप और हम जैसे लोग SIPs कर रहे हैं, जिसका करीब करीब हर महीने 23 से 24 हजार करोड़ रुपए आ रहा है मार्केट में, ठीक है। और दूसरा हो गया FIIs जो बेचे जा रहे हैं। अक्टूबर में रिकॉर्ड सेलिंग है, आज तक इतना 2020 में भी नहीं बेचा, 2008 में भी नहीं बेचा जितना उनने अक्टूबर तक बेच दिया है, ठीक है। तो सीन क्या हो रहा है, FIIs जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये अमेरिका भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये ट्रंप साहब आ गए। ट्रंप साहब दो चीजें बोल रहे हैं, पहला वो प्रो इंडस्ट्रियलिस्ट है, दूसरा बोल रहे हैं मैं टैक्स कम कर दूंगा वहां पे। तो आप खुद सोचो ना, ये अगर मेरे को कोई देश ऐसा मिल रहा है, कोई जगह ऐसी मिल रही है इन्वेस्टमेंट करने के लिए जहां पर टैक्स पूरा चले जाएगा या कम हो जाएगा, तो मेरा नेट रिटर्न तो बढ़ ही जाएगा ना वहां पे ओवरऑल। प्लस मैं देख रहा हूं इमर्जिंग इकोनॉमी में इंडिया बहुत एक्सपेंसिव अगर हो गया है, तो मैं देखूंगा कि यार अब ट्रंप साहब उधर आए, हो सकता है इंडस्ट्री उधर वापस और अच्छे से ग्रो करेगी, तो FIIs तो वहां पर जाएंगे। DIIs में मैक्सिमम अनइंटेंडेड इनफ्लोज है, कुछ लोग डर जाएंगे। तो ये जो इंस्टेबिलिटी होगी, इस चक्कर में मार्केट में एक बहुत बड़ा डैमेज आएगा। आपने ट्रंप की बात करी तो इट कम्स टू क्रिप्टो नाउ, कि क्रिप्टो जी, क्रिप्टो मार्केट में क्या हो रहा है। और अच्छा, आप बहुत सारे स्टॉक मार्केट के लोगों की बात करते हो, बहुत सारे स्कैम्स की बात करते हो, हिडन लोगों की, तो क्रिप्टो का कोई ऐसा बहुत बड़ा इंसान बताओ। अभी ना एक रीसेंट केस हुआ है क्रिप्टो का। एक बंदा है, नाम है सू है, ये चाइनीज जापानीज के नाम थोड़े अजीब ही रहते हैं, ठीक है। तो वो सू बंदा ना एक एरो कैपिटल करके हेज फंड चलाता है। हेज फंड मतलब जो अरबों की संपत्ति में खेलते हैं, बड़े बड़े क्लाइंट्स के पैसे लेते हैं। आप जान के हैरान हो जाओगे, उस बंदे ने $3 बिलियन मतलब करीब करीब 24,000 करोड़ रुपए बनाए नहीं, उड़ा दिए। अच्छा, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज है क्रिप्टो में। अच्छा, सो बेसिकली क्या था, ये सू नाम का एक बंदा था जिसने 24,000 करोड़ रुपए जो क्रिप्टो में उड़ा दिए। तो ये व्यक्ति क्या कर रहा था, जब इसने देखा क्रिप्टो मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, तो उन्होंने बहुत अलग अलग जगहों से पैसा लिया। पेंशन फंड्स होते हैं बाहर, आप जैसे बाहर रुके भी हो तो आपको पता है, बाहर बहुत बड़े बड़े पेंशन फंड्स होते हैं। पेंशन फंड्स हो गए, इनफैक्ट आपको पता होगा यूनिवर्सिटीज भी काफी इन्वेस्ट करती हैं थ्रू डिफरेंट वेज। तो इस तरह के ना काफी बड़े बड़े लोगों ने उनके साथ इन्वेस्ट किया हुआ था, क्योंकि वो बोल रहे थे ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है।
अच्छा। ये ना बहुत बोरो करने लग गए थे, लेवरेज बहुत उठाने लग गए थे, पैसा बहुत मार्केट से उठा रहे थे। जब तक अच्छा चल रहा था तब तक वाहवाही हो रही थी, वाहवाही हो रही थी। 2022 में एक क्रिप्टो कॉइन था लूना करके, अब वो ना बुरी तरीके से क्रैश हो गया। अब इस टाइम पे इनके पास ऑलमोस्ट डबल एक्स का एक्सपोजर था। मतलब इसको ऐसा समझो, जेब में 50 रुपए थे लेकिन ने 100 रुपए के लूना लेके रखे थे। एग्जाम्पल सिंप्लीफाइड। तो अब जस्ट इमेजिन करो, 50 रुपए आपके जेब में है, 100 रुपए का आपने लिया है, मतलब वो अगर 100 रुपए वाली चीज 50% भी डाउन गई तो आप तो वाइप ऑफ हो गए। और लूना पूरा यही हुआ था। तो उनका ऑलमोस्ट $500 मिलियन का तो वहां पर इन्वेस्टमेंट था, वो गया। उसके बाद आप याद करो कि बिटकॉइन और इथेरियम अब जाके चलना शुरू हुए लास्ट कुछ मंथ्स में। इसके पहले यहां पर भी बहुत बड़ा डिप था, उसमें भी उनके लेवरेज पोजीशन थे। ये सब कर करके उन्होंने करीब करीब 24,000 करोड़ का नुकसान कर दिया, सारे क्लाइंट्स गए। बट ये भी बड़े शाणे, एज यूजुअल लाइक एनी अदर स्कैमस्टर, जैसे इनको लगा कि भाई अब तो मेरे को धर लेंगे, और बाहर के लोग तो इतने स्ट्रिक्ट हैं, ये निकल गए बिना बताए, गायब। अच्छा। हाँ, तो लोग ट्रेस नहीं कर पा रहे, कुछ को लगा दुबई गए होंगे, ये हो गए होंगे। एक बार क्या हो गया, बड़े जोश में जा रहे थे भैया, ट्रिप मार रहे थे सिंगापुर से, वहां पर क्योंकि हर जगह तो ये इशू था। अच्छा, अब मैं बता दूं, ये व्यक्ति जिसने 24,000 करोड़ रुपए उड़वा दिए, ये रुक रहा था एक मैंशन में जिसका कॉस्ट था 600 करोड़ रुपए। ठीक है। हाँ, ये खुद का मैंशन में रुक रहा था। ही हैड बुगाटी एंड द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कार्स, मस्त रॉयल लाइफ जी रहे थे, ये सब उड़ाने के बाद भी, बिकॉज इन्वेस्टर का पैसा लेके तो बढ़िया, ये तो अपना ऐश कर रहे हैं। तो फिर ये सिंगापुर से एक फ्लाइट पकड़ रहे थे, ऑलरेडी फतवा जारी था कि भाई पकड़ लो, जहां पर मिले वहां पर इनको अरेस्ट किया गया। आपने टैक्स की बात करी, तो वैसे तो टैक्स ठीक है, टैक्स हर सिटीजन की रिस्पांसिबिलिटी टैक्स पे हंसती सिर्फ एक ही महिला है, ये दूसरी महिला है जो हंस रही है, बट ठीक है। वो कौन है वो आप कमेंट्स में बताओ। टैक्स वैसे तो हर सिटीजन की रिस्पांसिबिलिटी होती है, बट आपको नहीं लगता कि, मतलब आपका क्या ओपिनियन है? ये सेफ खेल गई, ये सेफ खेल गई। देखो, मैं इसको थोड़ा प्रेम पूर्वक समझाना चाहूंगा। हमारे देश का टैक्स सिस्टम वाहियात है, इससे बहुत लोग ऑफेंड हो गए हैं ऑलरेडी, बट इसको मैं प्रूव करता हूं कैसे। आपको पता है हमारे देश में सबसे बढ़िया टैक्स सिस्टम है एग्रीकल्चरल इनकम, वो एग्जेम्प्ट है। अर्थात आप एग्रीकल्चर से कोई भी कमाई कर रहे हो वो पूरी तरीके से बहुत बढ़िया चीज है। बट आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे देश के टॉप सिर्फ 0.5% फार्मर्स जिनकी फाइलिंग हो रही है, 0.5% को आप टैक्स कर दोगे तो आपके पास 50,000 करोड़ का टैक्स इनकम आएगा। अच्छा, तो पॉइंट ये आ रहा है कि जो फार्मर बन के फाइलिंग कर रहे हैं, क्या वो सही में फार्मर भी हैं? क्योंकि फार्मर्स तो ऑफ कोर्स इतना टैक्स ऑब्वियसली यार, 1, 2 लाख 3 लाख तक समझ में आ रहा है, हमारे 7 लाख तक एग्जेम्प्ट है। 50, मैं सिर्फ 0.5% की बात कर रहा हूं, वो छोड़ दें। चलो, दूसरी चीज आपको पता है हमारे टैक्स सिस्टम इतना रिगिड है। हम बात करते हैं हमारे देश के अरबपतियों की कि भाई इतना, ये इतने करोड़ों की शादियां हो रही हैं भाई, पता नहीं किसकी हो रही है बट हो तो रही हैं। ठीक है, शादियां हो रही हैं, बड़े बड़े बंगले, जेट यॉट, तो टेक्निकली इनको हाईएस्ट टैक्स पेयर होना चाहिए। बट ये नहीं, बॉलीवुड स्टार्स हाईएस्ट टैक्स पेयर कैसे हो रहे हैं, कभी सोचा है? टेक्निकली आप डिफरेंस देखो ना, बॉलीवुड का कोई स्टार जो साल का मान लो 400 करोड़ कमा रहा है, दैट पर्सन बिकम्स द हाईएस्ट टैक्स पेयर, वर्सेस, चलो 400 करोड़ तो कम बोल रहा हूं, 1000 करोड़ जो कमा रहा है वो हाईएस्ट टैक्स पेयर, वर्सेस जो साल का दिखा रहे हैं कि हमारा 20,000 करोड़ 40,000 करोड़ कमा रहे हैं। ये कैसे, कहां जा रहा है? इतना इफेक्टिव टैक्स मैनेजमेंट कैसे हो रहा है? ये समझ में नहीं आ रहा। चलो वो भी छोड़ो, हमारे देश का अगर आप देखो, अगर आप टोटल देखो 146 करोड़ की आबादी है। 146 करोड़ की आबादी में से ऑलमोस्ट आपका 20% 20 to 30% की टैक्स फाइलिंग हो रही है। उसमें से आप पूरा नेट निकालते हो तो ओनली 1.6% आर एक्चुअली पेइंग टैक्सेस। मतलब एक तरीके से समझ लो, एक घर में 2 भाई हैं, एक काम कर रहा है, दूसरा निठल्ला है। घर में अगर 4 लोग हैं तो सारा प्रेशर जैसे एक बंदे पे जा रहा है, वैसे ही मिडिल क्लास यहां पर पिस रहा है। बट मिडिल क्लास इस चीज को समझेगा नहीं। मिडिल क्लास को तो ऐसे माइंड डाइवर्ट कर देते हैं, वो माइंड डाइवर्ट हो जाता है। दिस इज द रियलिटी। आप देखो कितने तरीके, स्वच्छ भारत टैक्स है, जीएसटी है, प्रॉपर्टी टैक्स है, टोल टैक्स है, खाने का अलग टैक्स है, एसजीएसटी है। उसके बाद आप बाहर चले जाओ, इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स के ऊपर सेस है। मतलब आप इतना स्ट्रेस में मत हो, बट है इतना सारा, ऊपर से अलग ही सरचार्जेस हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई तुम बाहर जाओ ना, तो क्या, ब्रिक्स नेशन में सबसे ज्यादा टैक्स हमारा है। ठीक है, पहला पॉइंट, ब्रिक्स नेशन में सबसे ज्यादा है। बट आप बोलोगे अरे नहीं, लेकिन आप देखो यूएस में इतना है, यूएस की फैसिलिटी भी तो देखो। आपको मैं एक चीज बताऊं कि अगर बाहर जाके आप वो बंदा टैक्स भी भर रहा है ना,
उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाने में सेफ्टी है, वो आराम से बैठ के जा सकता है। हाँ। हमारे मुंबई की लोकल में आप चढ़ के देखो, पहली बात, दादर फास्ट लोकल शाम की 7 बजे अगर आप चढ़ जाते हो, 6-7 बजे वर्किंग डे पे, आप दुनिया की कोई भी ट्रेन चढ़ सकते हो दादर से, अगर आप फास्ट पकड़ते हो। वहां पर आप सोचो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्या रहता है, आपकी आधी बॉडी अंदर आधी बाहर, उतने में ट्रेन चल जाती है। जब तक आप अंदर जाते हो आपने 150 आर्म पिट सूंघ लिए होते हैं, ये सीन होता है, ज़ॉम्बी जैसा सब अटके पड़े। ये हमारे इधर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वहां पर आप आराम से खाली भी जाएगी, प्रॉपर जाएगी। आप गए हो बाहर, आपने देखा होगा, पीपल आर वेरी कंफर्टेबल। मैं दुबई गई थी, वहां पर तो लोग ऐसे थे कि हम तो, हमारा जो बिजनेस है उसका कोई रिकॉर्ड भी मेंटेन नहीं करते, क्योंकि किसी को टैक्स देना ही नहीं, जो आ रहा है दुबई तो जेब में आ बिल्कुल रहा है। एग्जैक्टली। तो आप ये देखो कि वहां पर फैसिलिटी कितनी दी जा रही है। इतने इन्फ्लुएंसर्स भी दुबई मूव कर रहे हैं, इतने एंटरप्रेन्योर्स। यार देखो, इन्फ्लुएंसर सबसे ज्यादा दुबई इसलिए मूव कर रहे हैं क्योंकि भैया टैक्स सबसे ज्यादा सेव हो रहा है, वहां पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, वहां पर इतने कंप्लायंसेस नहीं है, इतनी सारी चीजें नहीं है, वो इनवाइट कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं दुबई। और दुबई इसलिए, इवन सिंगापुर की बात करो, इफेक्टिव टैक्स 17.5% का है, इफेक्टिव टैक्स, विच इज रियली गुड। तभी तो सबसे ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज वहीं पर जा रही हैं, अपना हब बना रही हैं। तो सीन क्या हो रहा है रिया, हमारे देश में मिडिल क्लास पिस रहा है, वो आगे भी पिसेगा। अच्छा, बट ये क्यों है ऐसा? यार देखो, सिंपल सी, जैसे मैंने बताया, ओनली 1.6% इज पेइंग टैक्स, तो कहीं ना कहीं ये चीज हो रही है। दूसरी चीज कहना नहीं चाहता हूं, बट कहीं ना कहीं एनी गवर्नमेंट जो भी आती है, उनको लगता है कि सबसे इजी तरीका यही चीज होता है कि हम टैक्स सिस्टम कहीं ना कहीं से डायरेक्ट इंडायरेक्ट, क्योंकि द हाईएस्ट नंबर ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस वो हमारे देश से ही तो निकाला जा रहा है यार। हमारे इसमें सिर्फ डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स थोड़ी हो रहा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस। आप यहां से लेके अभी रेस्टोरेंट जाओगे, फॉर एग्जाम्पल, आपको जान के हैरानी होगी, पेट्रोल और डीजल जो हम भर रहे हैं, उसमें जो पैसा हम देते हैं, उसका 55% तो टैक्स ही होता है। अच्छा। 55% हमारे देश में हम सिर्फ टैक्स भर रहे हैं। मतलब सोचो, अगर उतना टैक्स नहीं होता तो हमको पेट्रोल और डीजल कितने का आता। तो ये पॉइंट समझिए। दूसरी चीज क्या हो रही है कि कहीं ना कहीं, आई डोंट नो, इट कुड बी करप्शन, इट कुड बी मल्टीपल लेयर्स। जो हम बोल रहे हैं कि 4,000 का पेट्रोल भरो, वो पेट्रोल 4,000 का है ही नहीं। आपका 2,000 का पेट्रोल होता है, वो बाकी सब टैक्स जा रहा है। तो उस केस में क्या होता है, वो पेट्रोल पंप वाला भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसको तो भरना ही पड़ेगा कुछ भी करके। दूसरी चीज है, हम हमारे देश में बोलते हैं कि सब कुछ व्हाइट होना चाहिए, ब्लैक क्यों हो रहा है। बीच में बोला गया था कि ब्लैक का काम बंद हो जाएगा, ब्लैक का काम बढ़ गया यार। सच बताऊं, ग्राउंड रियलिटी आप जाके देखो, मैक्सिमम लोग कैश में ट्रांजैक्शंस पता नहीं क्यों कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज सामने वाले को पता है यार कि यार मैं एक सिंपल से बताता हूं, हमारे देश में ना, अगर एक गुजराती, एक मारवाड़ी और एक सिंधी, तीनों बढ़िया बिजनेसमैन है, तीनों साथ में अगर बिजनेस चालू करेंगे तो पता है सबसे ज्यादा मुनाफा कौन करेगा? कौन? सरकार, क्योंकि 55% ले जाएगी। सिंपल सी बात है। तो बहुत लोगों को लगता है कि यार ये तो अच्छा, कुछ लोगों को कमेंट आ रहे तो तुम उधर निकल जाओ ना, सऊदी अरेबिया निकल जाओ, पाकिस्तान निकल। बोलना आसान है, बट पॉइंट ये है कि आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एवरीथिंग, ठीक है, अच्छी चीजें भी हैं, बट पॉइंट इज कि अनजस्ट है। आप देखो आए दिन, अभी हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारे देश में क्या चल रहा है, पॉपकॉर्न के ऊपर अलग अलग तरीके जीएसटी लग रहे हैं। आपको पता है, कल ये नोटिस आया है जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैरामल वाले पॉपकॉर्न में ये जीएसटी लगेगा, सॉल्ट वाले पॉपकॉर्न में ये जीएसटी लगेगा, नॉर्मल पॉपकॉर्न में ये जीएसटी लगेगा। मतलब आज मैं पॉपकॉर्न खाने जाऊंगा, चलो हम लोगों को सोचना नहीं पड़ता, बट एक आम आदमी यार, मेरे को पता है, एक बेसिक नीड वाला मिडिल क्लास आदमी, वो जब जाता है वो हर चीज देखता है। देयर इज अ रीजन वो एक सुपरमार्ट इसलिए दूर जाता है कि बल्क में खरीदता है कि भाई मेरे को वो एक 200 रुपए का भी डिस्काउंट टोटल मिल जाएगा ना, उसके लिए वो मैटर करता है। वो 200 रुपए में बच्चे के लिए खिलौना ले जाएगा, चॉकलेट्स ले जाएगा। तो आपको और मुझे शायद ये चीज इतनी मैटर नहीं करती है, बट जस्ट बिकॉज मैटर नहीं करती, कोई रेज ही नहीं कर रहा इस पॉइंट को। दिस इज द रियलिटी। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा सर सोल्यूशन क्या है? देखो, बहुत लोगों को सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, इसलिए वो देश छोड़ के जा रहे हैं, सिंपल सी बात है। अच्छा, आप ये बताओ, सारे अमीर लोग कहाँ जा रहे हैं? कौन सी वो सीक्रेट जगह है जहाँ पर ये सब लोग जा रहे हैं? सीधे मुद्दे के पूछती हैं ये। आपको क्या लग रहा है, पहले आप बताओ। मुझे तो दुबई लग रहा है। दुबई लग रहा है ना, बहुतों को दुबई लग रहा है। दुबई नहीं जा रहे अब। अच्छा। दुबई नॉर्मल लोग जा रहे हैं। तो इन्फ्लुएंसर लोग नॉर्मल लोग होते हैं यार, क्या है, मतलब 10-20 करोड़ कमाने वाले तो नॉर्मल लोग हैं, ठीक है, सही बात है। वैसे नॉर्मल मैं बताता हूँ, वो जा रहे हैं मलेशिया। अच्छा। हाँ, उसका रीजन है, देखो मलेशिया में जो एक्सटर्नल इनकम है एट प्रेजेंट,
2036 तक 2036 तक 0% टैक्स उस पर, पहला ओके। चीज। दूसरी चीज है वहां पर देखिए क्या होता है, जाने को आप चाइना जाओ, हांगकांग जाओ कि भाई डेवलप्ड है, सब कुछ है, लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। यहाँ पे 56% लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, तो दैट इज अ वेरी कंफर्टेबल जोन। ठीक है। दूसरी चीज। तीसरी चीज है, अगर आप देखोगे इट्स कनेक्टिविटी विद द साउथ एशियन कंट्रीज। तो हमारे देश की अगर बात करो तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो रही है मलेशिया के साथ। 1 आवर से लेके 6 आवर्स के बीच में सारी चीजें कनेक्टेड है, तो आज अगर किसी को मीटिंग करनी इमीडिएटली जा सकते हैं। नेक्स्ट चीज है, आप इंटरनल इफेक्टिव टैक्स भी नेट लोगे तो वो 24% पे कैप्ड है, 24% पे। तो सामने वाले को पता है मैं 1 करोड़ कमाऊं, 100 करोड़ कमाऊं, 5,000 करोड़ कमाऊं, ये है डिजिटल नोमैड जोन है। 5G का एक्सेसिबिलिटी है। आज के टाइम पे इंटरनेट एरा पे मैक्सिमम काम आपका एक जगह पे बैठ के विद इंटरनेट हो जाता है, मैक्सिमम, अंटिल अनलेस यू आर नॉट इनटू लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग। तो बहुत लोग रिलैक्स होके कि भैया एनवायरनमेंट भी अच्छा है, घूमने वाली फीलिंग भी आती है और आराम से काम हो जाता है। इन टर्म्स ऑफ लाइफस्टाइल जो है, इन टर्म्स ऑफ लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू अदर कंट्रीज लाइक सिंगापुर, वो कम है। इवन दुबई से रिलेटिवली कम है। दुबई तो बहुत महंगा है, इसलिए दुबई और सिंगापुर से वहां पर रिलेटिवली कम है। तो अगर किसी इंसान को शांति चाहिए, टैक्स का बेनिफिट चाहिए, एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी चाहिए ना, क्योंकि बंदा कमा किस ले रहा है, सिंपल सी बात है। अभी फॉर एग्जांपल की मैं बात करूं कि जैसे आज मैं जब दिल्ली आया, सिंपल सी बात है, मुझे पता है मेरे 4 साल जीवन के कम हो गए सांस लेके, मतलब रियलिटी। अरे मतलब यार फैक्ट इज फैक्ट। आप देखो एयर क्वालिटी इंडेक्स 1600 ले जाते हो यार आप लोग, मतलब आपको नहीं बोल रहा हूं बट चले तो जाती है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेटर है, क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज बेटर है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं इंडिया बुरा है, इंडिया इज मच बेटर देन अदर नेशंस, बट हम हमेशा नीचे वालों से क्यों कंपेयर करना चाहते हैं? वी शुड ऑलवेज स्ट्राइव फॉर, क्योंकि एक सिंपल सा है यार, अगर हमारा देश इतना ही अच्छा है तो हैप्पीनेस इंडेक्स में हम इतने पीछे क्यों हो जाते हैं? क्यों लोग खुश नहीं है? क्यों इतने डाइवोर्सेस हो रहे हैं? क्यों इतनी सारी चीजें हो रही हैं? आप बताओ, सिंपल सी बात है। अगर इतने ही खुश हैं, सैड पार्ट है हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान हमसे आगे है। हाँ, ये तो गलत इंडेक्स है। ये गलत नहीं है, सही है। तो आप सोचो हम लोग हैप्पीनेस में कितने पीछे हैं यार। देयर आर नेशंस, फिनलैंड सबसे टॉप पे है ना। फिनलैंड हो गया, नॉर्वेज भी काफी आता है, न्यूजीलैंड हो गया, ये सारे अच्छे। बट हम लोग तो, अगर हम सच में लोग खुश हैं यार, ये ना थोड़ा फिलोसफिकल है बट रियलिटी इज कि भारत में लोग खुश रहना कम हो गए हैं, दुखी हैं लोग बस बना, और लोग सिर्फ एस्केप्स। आपको क्या लग रहा है लोग इतना दारू और शराब, और ये आजकल इतना ट्रेंड क्यों बढ़ गया है दारू शराब? लोग दारू शराब और सिगरेट के एडिक्ट नहीं है, वो एस्केपिज्म के एडिक्ट हैं। वो एस्केप करना चाहते हैं रियलिटी, कि भाई घर जाऊंगा वही दिमाग सड़ने वाला, अरे यार वर्क का स्ट्रेस इतना है, इसलिए इतना दारू, सिगरेट, तंबाकू, ये सारी चीजें चल रही हैं। दे आर नॉट एडिक्टेड टू ऑल दी सब्सटेंसेस, दे आर एडिक्टेड टू एस्केपिज्म। थोड़ा फिलोसॉफिकल हो गया बट ठीक। अभी आपने बीच में डाइवोर्स की भी बात करी, तो अभी सारे विवाद करवाने हैं आपको, ठीक है करवा लीजिए। लेट्स टच अ लिटिल सेंसिटिव टॉपिक। जैसे अभी अतुल सुभाष का भी केस हुआ, तो आपका क्या, बीइंग अ मेल, आपका क्या ओपिनियन है? बिकॉज अभी जैसे अतुल सुभाष का केस हुआ है, इसमें आई कैन सी कि हाँ लोग सोशल मीडिया पे तो बहुत बोल रहे हैं, बट देयर आर नो कैंडल मार्चेस, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में, आपका क्या ओपिनियन है? बिफोर आई कम टू अतुल्स केस, एक और अभी हाल फिलहाल में हुआ, थैंक्स कुछ लोग सेंसिबल हैं हाई कोर्ट में। एक युवती होती है, लड़की होती है, डाइवोर्स की फाइलिंग चल रही है, डाइवोर्स का केस चल रहा है। वो क्या बोलती है जज को कि यार मेरे को अपने मंथली मेंटेनेंस के लिए 6 लाख रुपए चाहिए। वो तो जज सेंसिबल थी, उन्होंने सीधे कहा कि रेस्पेक्टिव ऑफ तुम्हारा पति 2 करोड़ कमाए, 10 करोड़ कमाए, 25 करोड़ कमाए, 6 लाख रुपए एक लड़की को अपने मेंटेनेंस के लिए चाहिए, व्हाट आर यू सेइंग? मैं नहीं मानती इस चीज को। बीइंग ए विमेन उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट करी, दैट इज इंटरेस्टिंग। बट वहीं पे सैड अफेयर अतुल का केस चल रहा था। अभी हाल फिलहाल में न्यूज चैनल पे एक लड़की आती है, फेमिनिज्म का झंडा भी लेना है, बट फेक फेमिनिज्म क्यों ले रहे? वो बोल रहे हैं अरे जब इतना ही प्रॉब्लम था, अतुल को इतना पैसा कमा रहा था, तो वो साइकेट्रिस्ट के पास क्यों नहीं चले गया? इज दिस अ राइट स्टेटमेंट? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। और बहुत लोगों को शायद पता नहीं होगा, जिस डिटेल में मैं हल्के पुल्के कुछ इंस्टेंस बताऊंगा अतुल के केस में, एंड देन यू विल रिलेट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। अक्टूबर 2024 को अतुल अपना पूरा लेटर और सारी चीजें लिखता है, डॉक्यूमेंट्स लिखता है, जिसको भी डिलीट करने की कोशिश की गई थी। अच्छा। बट सारा बैकअप ले लिया गया है, तो इट्स नॉट पॉसिबल। उसमें आप सोचो वो व्यक्ति लास्ट स्टेटमेंट अतुल क्या लिखता है, मतलब आप सोचो कितना डीपली हर्ट हुआ होगा वो बंदा। वो लास्ट स्टेटमेंट ये लिखता है कि यार मेरे को अगर जस्टिस नहीं मिला ना, तो एक काम करना, मेरी अस्थियां बहाना मत, जो हाईकोर्ट के पास में गटर है उसमें बहा देना,
दैट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट. सेकंड, वो ये कहते हैं कि यार कुछ भी करना, मेरी चिता के आसपास भी मेरी बीवी उसके घर वालों को आने मत देना. द अमाउंट ऑफ डिस्गस्ट बाय द टाइम ही हैड डेवलप्ड फॉर दिस थिंग. बट पता है अतुल ऐसा कभी था ही नहीं. आप सोचो हमारे देश का संविधान, जस्टिस तो मिलना चाहिए मेरे हिसाब से, बट क्या स्थिति होगी. अतुल की जब शादी हुई मैट्रिमोनियल साइड से, ही वॉज द सोल अर्नर, जो बहुत अच्छे से पढ़ने में अच्छा, एआई में बहुत एक्सपर्ट था, सब कुछ करा. तो घर वालों का वही है, शादी कब करोगे, शादी कब करोगे, करनी पड़ेगी. 29 हो गए थे, 28 29. तो मैट्रिमोनियल साइट पे गए, वहाँ पर लड़की मिली, यही निकिता आई थिंक सो उनका नाम है. तो उनसे बात हुई तो इंट्रोवर्ट लगी. तो उन्होंने खुद ने ही कन्फेस किया कि मुझे लगा इट इज़ अ साइन ऑफ मैच्योरिटी कि लड़की ज़्यादा बोल नहीं रही है. लिटिल डिड आई नो कि भाई ये मुझसे छुपाया जा रही हैं चीज़ें, इसी चक्कर में. आप सोचो शादी का पहली बार जब शादी हो गई, उसके बाद आप हनीमून जा रहे हो, आप अच्छे थॉट्स के साथ जा रहे हो. पहला स्टेटमेंट उनकी वाइफ उनको क्या बोलती है, यार मेरे को तो शादी करनी ही नहीं थी, घर वालों ने ज़बरदस्ती करा दी. जस्ट इमेजिन. वो बंदा फिर भी पॉजिटिव, ठीक है जैसे तैसे बात हुई, एंड आगे चल के कुछ समय बाद कंसीव हुआ बच्चा. जब बच्चा होने वाला रहता है, यूजुअली माँ और माँ की माँ यूजुअली बहुत टेक केयर करती हैं, बेटी संभल के रहना, बिकॉज शी हैज गॉन थ्रू ऑल दो स्टेजेस. अच्छा खाना, अच्छा देखना, वो कोई केयर नहीं करी. एज इफ ये बच्चा तो फॉर ग्रांटेड है कि ये किसी प्लानिंग का ही हिस्सा है, इस तरह से कि भाई कुछ चाहिए. तो बिल्कुल नहीं. तीसरी चीज है, इसको अतुल को झूठ बोला गया था कि शी इज लाइक अ टेक ऑफिसर और समथिंग. शी वाज अ टेक सपोर्ट पर्सन. अतुल उसके बाद भी पॉजिटिव. झूठ बोलने के बाद कोई बात नहीं, मैं तुमको कोडिंग सिखाऊंगा, मैं तुमको सिखाऊंगा. उसके चक्कर में इसकी एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लगी. वो भी छोड़ो, वो लड़का रोज अपने ऑफिस के बाद 13 किलोमीटर उसको पिकअप करता था और ड्रॉप करता था रोज. वो भी छोड़ो, घर के सारे काम, बर्तन धोने से लेके, कपड़े से धोने से लेके, विदाउट एनी क्वाम्स वो बैठ के बस टीवी देखती थी. कोरियन, साउथ कोरियन के पॉप देखती थी. उसको के पॉप जैसा पता नहीं क्या उसके दिमाग में आया, वो चीज चाहिए था. अलग ही उसकी फैंटेसी वर्ल्ड चल रही है, जबकि वो इतना, आप देख रहे हो उस बंदे में कितनी पॉजिटिविटी है आज के टाइम पे, इतनी अंडरस्टैंडिंग, इतनी, भाई घर का काम नहीं कर रहे उतने में लोग छोड़ के निकल जाते हैं, निकल लो. वो अभी भी पेशेंट है. पेशेंस की हद तब क्रॉस होने लग गई, मतलब उस बंदे ने तो भी बहुत पेशेंस रखा. स्पेसिफिकली अराउंड कोविड, बंदी बच्चे को उठा के सारे गहने, घर का सारा मेन वैल्यूबल्स लेके निकल जाती है. एंड देन फिर मम्मी के साथ और भाई के साथ प्लानिंग प्लॉटिंग चालू होती है. इस पे एलिगेशंस लगते हैं. पहला एलिगेशन लगा देते हैं कि ये बहुत, मतलब मेरे को मारता पीटता है, ये वो है. अतुल प्रूव्स इन द कोर्ट, सारे डॉक्यूमेंटेशन के साथ सही निकल गए. फिर सोचते हैं नहीं दूसरे केस लगाने पड़ेंगे. एक एक करके 8 से 9 केसेस लगाते गए. लड़कियों के साथ सोता है, ये करता है, वो करता है. अतुल ने कभी भी, अतुल को पहले एक ऑप्शन मिला, एक बंदे ने बोला 2 लाख रुपए तो मैं सारा सेटल कर दूंगा. अतुल बिलीव्ड इन द जस्टिस ऑफ इंडिया. उसने बोला कि नहीं, मेरे को जुडिशियल सिस्टम में विश्वास है, मैं 2 लाख रुपए नहीं दूंगा, मैं लड़ूंगा. एक एमएनसी कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति को साल के 28 दिन 28 डेज पेड लीव्स मिलती हैं. जानबूझ के ये सारे कोर्ट केसेस कहां पे हो रहे थे, इसको जाना पड़ रहा था जौनपुर. बैंगलोर से जौनपुर का कोई फ्लाइट नहीं है. पहले वाराणसी जाओ, वाराणसी से फिर आपको जौनपुर जाना है ट्रेन पे. उसके करीब 80 दिन ऐसे ही जा रहे हैं. प्रोफेशनल हैम्परिंग भी अलग से हो रही है. अलग से वो 40,000 रुपए दे भी रहा है. फिर उसके घर वालों ने पहले करा कि 15 लाख दो, बिजनेस करना है, मतलब मदर इन लॉ की तरफ से. इसने दिया, लेकिन इसको जैसे ही पता लगा कि ये 15 लाख ये बिजनेस के लिए नहीं यूज हो रहा है, एक प्रॉपर्टी 1 करोड़ की ले रहे हैं ये लोग, तो ये उसके लिए चाहिए, तो उसने देने से मना कर दिया. इनसे रहा नहीं गया. केस पे केस, हाई कोर्ट की जज इन्वॉल्व थी. 5 लाख रुपए दो, वरना जिंदगी भर चक्कर खाते रहोगे तुम इस कोर्ट के, तुम्हारा पूरा खानदान खाता रहेगा. लास्ट तक भी उसकी बीवी ने बोला, अरे तेरे जाने के बाद तेरे घर वालों से पैसे लूंगी, तेरे बाप से पैसे लूंगी, सबसे लूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी. दैट वॉज अ टेक्स्ट ही हैड एक्चुअली पुट. एंड फाइनली ही हैड टू टेक दैट डिसीजन. इसलिए उसने पूरा वो लेटर लिखा. उसने अपने बेटे के लिए एक मिस्ट्री गिफ्ट, अब वो जस्ट इमेजिन, जिसमें वो सारे कल्प्रिट्स, और इंटरेस्टिंगली उसने जब कल्प्रिट्स के नाम लिखे कि ये 5 लोग हैं, टॉप पे बीवी का नाम नहीं, वो हाई कोर्ट की जज है. क्योंकि उसको हमारे देश के जस्टिस सिस्टम पे इतना ज्यादा बिलीव था कि विदाउट करप्शन, विदाउट ब्राइबरी मैं ये केस जीतूंगा, क्योंकि मैं सच्चा इंसान हूं. क्योंकि जुडिशरी को तो वैसे भी हम एकदम स्टैंड अलोन बॉडी मानते हैं ना कि एब्सोल्युटली. और यार जस्टिस वहां से नहीं मिलेगा तो कहां से मिलेगा? हम थोड़ी मूवी वाले हैं पुष्पा या कुछ है कि जाए काट पीट दिया. जस्टिस वहीं से मिलेगा. अभी जैसे हम लड़कियों की बात कर रहे थे यहाँ पे, तो आप हमेशा ऐसे बिलियनियर्स मिलियनियर्स की बात करते हो, बट मोस्ट ऑफ देम आर मेन. तो आप मेरे को ऐसे कोई फीमेल
मिलियनेयर की स्टोरी बताओ। देखो मैं मोस्टली बिलियनर्स की नेगेटिव डार्क साइड बताता हूँ, तो मैं इधर डार्क साइड 2 की बताता हूँ। डार्क साइड, हाँ डार्क साइड एक सुननी दो, है हमें। हाँ देखो वी सबको। एक्सपेक्ट ओनली डार्क साइड्स। वैसे तो मेरे पास हैं बहुत सारे, 6-7 है, लेकिन लोगों ने अगर पार्ट 3 बोला और लाइक्स दिए तो फिर मैं उसमें बाकी स्टोरी सुनाऊंगा। ठीक है अभी डन। एक दो इंटरेस्टिंग सुनाता हूँ, ठीक है। हम्म, तो एक बंदी थी, बढ़िया, बड़े कॉलेज में पढ़ी है, ठीक है। बड़े कॉलेज, बड़े क्रेडेंशियल्स है, एलिजाबेथ होम्स नाम है उसका, ठीक है। तो वो बंदी ने बढ़िया काम वाम किया एंड उसने एक नया इन्वेंशन करा। उसने इन्वेंशन क्या किया कि एक ब्लड टेस्ट में 200 डिजीजेस इंक्लूडिंग कैंसर आपका पता चल जाए, एक ही ब्लड टेस्ट में, अच्छा। विद इन अ फ्यू मिनट्स। तो ये तो भाई रिवॉल्यूशन